Welcome guys, this is the second video for upcoming CTS 2020 second exam, and this video we are talking about the questions of physics and chemistry again for the CTS exam 2019. I downloaded this exam from the UPSC website, and if you want to download another question paper, then the procedure is like this. Go to the upsc.gov.in. At upsc.gov.in there is a examination tab. Go over there, and after that click on the previous year question papers. You can download the exam different question papers of the different exams that are conducted by UPSC. Let's begin this video, and guys, please pay attention. These are some very important questions that may repeat in the examination that is going to be held on 8th of November 2020. All the best guys, let's start. I have already marked the questions starting from the first question, that is from the science section, is on page number 15, and let's start this. Okay, let's go. Here is your first question. Question says, an echo is heard after 5 seconds of the production of the sound, which moves with the velocity of 340 meter per second in air. We have to find the distance between the source and the mountain from which echo is produced. गाइस देखो, इको क्या होता है? तुमने पुरानी मूवीज देखी होंगी जिसमें पहाड़ियों में जाकर के हीरो बोलता था मीना, तो आवाज आती थी वापस मीना मीना मीना। तो ऐसा ही है, मैंने कहा ये सोर्स है, इसने कुछ बोला तो इस तरीके से साउंड वेव ने ट्रेवल किया होगा, इससे टकराई होगी, टकरा करके वापस आई होगी भाई। तो ये जिस स्पीड से मूव कर रही थी वो थी 340 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम लगा इसे वापस आने में वो था 5 सेकंड। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक जाना और वापस आना। हमसे पूछा गया है सिर्फ एक तरफ का डिस्टेंस, बस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो जितना साउंड ने ट्रेवल किया है उसका हाफ कर देंगे। तो डिस्टेंस किसका इक्वल होता है? ये होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें गिवन है 340 इनटू 5। इसका क्या करोगे भाई? पहले तो हाफ करोगे, अब किलोमीटर में है तो 1000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि मीटर में आंसर आ रहा है हमारा। तो आ जाओ भाई, इसे करोगे, ये हो जाएगा 17 इंटू 5, ये देगा हमें 850 बाय 1000, और ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 0.85 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आओ भाई आगे। क्या कहता है? एक 100 वोल्ट का बल्ब है, वो डेली 10 घंटे चलता है। हमसे पूछा गया कि भाई बताओ कि वो 30 दिन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स कंज्यूम करेगा। तो याद रखना है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका इक्वल होता है? ये होता है 1 किलोवाट आवर। पहले हम वॉट आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। तो 100 वॉट का है, 10 घंटे चलता है एक दिन में, तो ये कितने वॉट आवर में कन्वर्ट करोगे? तो ये आ गया भाई 1000 वॉट आवर। ये 1000 वॉट आवर जो होता है इसी को हम बोलते हैं क्या? 1 किलो वॉट। यानी कि ये एक दिन में 1 यूनिट निकाल रहा है। 30 दिन का महीना है भाई, तो 30 दिन के लिए कितनी यूनिट निकालेगा? मल्टीप्लाई 30, ये हो गया 30 यूनिट्स। ये हुआ तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, एक कार है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है, तो हमें बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो भाई, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है तो देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता ही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो कांस्टेंट, नन ऑफ अबव तो होगा नहीं भाई। इन दोनों में से हमारा ऑप्शन हो सकता है। देखो भाई, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि क्या हो रहा है? सिर्फ एक डायरेक्शन चेंज हो रही है भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा पीछे होगा। ये रहा भाई, हमसे पूछा गया व्हाट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बी ई सी। देखो भाई, हमने पढ़ा है 5 स्टेज होती हैं किसकी? मैटर की, जिसके अंदर पहली है सॉलिड, फिर है लिक्विड, फिर है गैस, फिर है हमारे पास प्लाज्मा, फिर है बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट BEC। तो ये क्या है, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। आगे आओ भाई, हमसे पूछा गया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखना भाई, रेट ऑफ इवेपोरेशन हम कहेंगे कि भाई टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। दूसरा हमसे ये बोला गया कि भाई सरफेस एरिया, इट्स सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, ये भी होगा भाई। इसके बाद भाई इट्स मास, और फिर है ह्यूमिडिटी। मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है इवेपोरेशन, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, केरोसिन, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है भाई। तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, याद रखना है ये चीज। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सेचुरेशन क्रिएट हो जाएगा, जितना इवेपोरेट होगा उतना ही कूल डाउन होता रहेगा। तो आंसर होगा हमारा इट्स मास। आगे आओ भाई, ये क्वेश्चन 2020 फर्स्ट CTS के अंदर भी रिपीट हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन था कि भाई जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स था उसने क्या डिस्कवर किया, हम कहेंगे उसने एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, हमारे पास है मैग्निफिकेशन। बहुत ही सिंपल सी चीज है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन से हमें यह पता चलता है कि भाई ये रेशो है एक तरीके से किसका, इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी होगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम लोगों को याद होगा, M इक्वल टू क्या होता है, I/O होता है। तो ये हुआ भाई तुम्हारा, क्या है ये भाई, ऑब्जर्व्ड साइज है। ये हमने देखा, ये इमेज है, एक्चुअल साइज ऑब्जेक्ट का साइज। ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो नेक्स्ट है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हमें ग्राफ बनाना है, टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है भाई। VT ग्राफ है, VT कह रहा हूँ, ST ग्राफ है हमारा। ये हमारा Y एक्सिस हुआ, ये हमने X एक्सिस लिया, ये हुआ टाइम, ये ले लिया हमने डिस्टेंस। आ जाओ भाई, मैंने कहा एक हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, ये 5 मीटर ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल पूछा है ना, कैसा होगा। चलो आ जाओ। देखो भाई, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, और मैंने कहा कि भाई ये ओरिजिन है, इससे 5 मीटर है, तो ये हुआ। हमने देखा 1 घंटे बाद भी वहीं पे है, 2 घंटे बाद भी वही है, 3 घंटे बाद भी वही है, 4 घंटे बाद भी वही है। तो सेम वैल्यू मिल रही है हमें। तो हम क्या कहेंगे, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, या फिर टाइम की एक्सिस के साथ ये क्या है, पैरेलल है। और ग्राफ कैसा है, हमने कहा हॉरिजॉन्टल है भाई। स्लोप वाला आंसर कभी नहीं होगा। ये कब होता है, या तो स्पीड बढ़ रही होती है या स्पीड कम हो रही होती है। स्पीड नहीं कहेंगे क्योंकि नेगेटिव बोला है, तो ये वेलोसिटी के लिए बात बोलेंगे हम लोग। आगे आओ भाई, हमने तो चीजों को कंसिडर करना है। अ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड into other kinds of matter by any physical process. Dissolved sodium chloride can be separated from the water by the physical process of evaporation. ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो इसे हटा दो भाई, ठीक है। अब तीनों में से एक आंसर हो सकता है। देखो भाई, सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ये भी हम मान के चलेंगे कि एक तरीके से हम इसे करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई। आगे आओ भाई, कंसिडर 92 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्टिकल particles of matter intermix on their own. Particles of matter have force acting between them. अपने आप तो इंटरमिक्स नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। उनके लिए फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, हमें रिएक्शंस करवानी पड़ती हैं, तब वो जाके इंटरमिक्स हो पाते हैं। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट है, तो हम टिक करेंगे ओनली 2। रेट ऑफ इवेपोरेशन कब इंक्रीज होगी, हमसे ये पूछा गया। देखो भाई, अगर ह्यूमिडिटी को बढ़ा देंगे तो कम हो जाएगा इवेपोरेशन, विंड की स्पीड कम हो जाएगी तो भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो भी कम होगा। हमसे इंक्रीज पूछा है, वो होगा इंक्रीज विद द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ओपन एरिया में चीजें होंगी, उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में देखते हैं। देखो भाई, एलिमेंट्स आर डिफाइंड
बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। नॉट करेक्ट पूछा है भाई। हम बोल सकते हैं इसे डिफाइन किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर ही क्या डिपेंड करता है? हमने कहा एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है भाई। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। अगर आइसोबार्स की बात करें तो ये सेम एटॉमिक नंबर होता है इनका, बट डिफरेंट मास नंबर। भाई यही स्टेटमेंट गलत हो गई है, क्यों? देखो भाई, आइसोबार्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर अलग होता है बट मास नंबर सेम होता है। तो ये गलत हो गया। ये जो डेफिनेशन दी है ये आइसोबार की जगह हमें दी गई है आइसोटोप की। तो यही आंसर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है। एक सेकेंड भाई। द मास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है भाई, न्यूक्लियॉन्स के अंदर हम दोनों काउंट करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये करेक्ट है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये भी करेक्ट है। एकदम सही है भाई। हमारा आंसर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आ गया हो भाई। इफ द स्पीड ऑफ अ मूविंग magnet inside a coil increases then the electric current in the coil। भाई सिंपल सा आंसर है, जितने ज्यादा, अगर ये हमारी कॉइल है और इसके अंदर हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आगे पीछे कर रहे हैं, तो भाई इसकी वजह से क्या होगा? इसके अंदर करंट जनरेट होगा। वो जो करंट है उसके बारे में बात की गई है कि भाई अगर इसकी स्पीड को हम ज्यादा कर देंगे तो करंट ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, इट विल इंक्रीज। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं भाई? नहीं भाई, आ जाओ आगे आते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनो एटॉमिक। इनमें से कौन सा क्या होगा? मोनो एटॉमिक होगा। देखो भाई, मोनो एटॉमिक का मतलब है जिसका सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। या डाई एटॉमिक है। याद रखना है मोनो एटॉमिक क्या है, इनर्ट गैसेस मोनो एटॉमिक है। और साथ ही साथ हीलियम। हीलियम भी कैटेगरी में किस में आता है? इनर्ट गैस में ही आता है। क्यों? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होती है। आंसर होगा डी। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट के बारे में बात की है, कार्बोनेटेड कंपाउंड टॉपिक से ये क्वेश्चन है। कहता है कि भाई कार्बन ग्रेफाइट के अंदर form a three-dimensional structure. It has same in the same plane giving a hexagonal arrow, the same plane giving a square arrow, same plane giving a pentagonal array। ठीक है भाई, हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो तुम लोगों को पता है कि भाई तीन एलोट्रोप है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला एलोट्रोप होता है हमारा कौन सा भाई? वो होता है डायमंड। अब डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता है कैसा है भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसके बाद आता है भाई हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? वो होता है भाई हमारा हेक्सागोनल। याद रखना है भाई, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है इसके अंदर। ग्रेफाइट में है हेक्सागोनल, तो ऑप्शन देखो हेक्सागोनल बी है, ये करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा। इसके बाद है लास्ट है हमारे पास क्या, बक मिनिस्टर फुलरेंस, जिसे C60 भी बोलते हैं। ये कैसा होता है? ये एक फुटबॉल जैसा, सॉकर बॉल जैसा होता है। तो ये तीनों हैं, ये जो तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे आओ भाई। सोप सॉल्यूशन यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस appears to be cloudy. This is due to the fact soap missiles can। देखो भाई, जो साबुन का पानी होता है वो थोड़ा वाइट वाइट सा दिखाई देता है, क्लाउडी अपीयर होता है, वो किस वजह से? तो याद रखना है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। पीपल प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट। कॉटन क्लोथ्स भाई किस तरीके क्यों करते हैं यूज? तो याद रखना है भाई, दे आर गुड एब्जॉर्बर्स। किस चीज के गुड एब्जॉर्बर हैं भाई? दे आर पीपल प्रेफर द फैक्ट गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट नहीं होगा भाई। दे आर गुड रेडिएटर ऑफ हीट, वो कलर के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कन्वेयर्स ऑफ नहीं होगा। दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। देखो भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, जो भी हमारे कॉटन क्लोथ्स हैं, कॉटन क्लोथ का जो फाइबर है, कॉटन का जो फाइबर होता है उसका पोरस स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में छोटे छोटे गैप होते हैं। तो जो हमें स्वेट आता है वो स्वेट उन पोर्स के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है? सरफेस पे, और फिर वो आता है एयर के कांटेक्ट में, जिससे होता है इवेपोरेशन
और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं मोर इवेपोरेशन मोर कूलनेस। स्वेट में नॉर्मली क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने ये टिक किया है भाई। आगे आते हैं भाई, देखो 116, क्रोमेटोग्राफी से क्या सेपरेट नहीं हो सकता है। क्रोमेटोग्राफी से क्या सेपरेट नहीं हो सकता है भाई? ड्रग्स हो सकती हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं, कलर हो सकता है, रेडियो आइसोटॉप्स नहीं हो सकते हैं भाई। तो यह है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। किसने ये चीज बोली कि भाई एटॉमिक नंबर जो है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास? ये था भाई तुम्हारा मेंडलीव, जिसने पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर क्या किया था, सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया था। आगे आओ भाई, विटामिन सी को क्या बोलते हैं भाई? बोलो, तुम सबको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, ये है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आगे आते हैं भाई, देखो। ओके, ये थे भाई हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2019 के पेपर में पूछे गए हैं, 2019 सेकंड में। जल्दी ही 2019 वन के क्वेश्चंस की मैं लेके आ रहा हूँ, एक छोटी सी वीडियो होगी ऐसे ही, जो हमें हेल्प कर रही है ये चीजें किसमें, अगर हमें फास्ट रिवीजन करना है तो जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, ताकि हमें पता चल जाए ये टॉपिक वीक रहेगा भाई, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसी के साथ भाई चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please tell others to subscribe this channel. I am putting a very hard work and making these videos despite of I don't have so much of time. Okay guys,